आज की इस बातचीत में आपका स्वागत है। हमारे सामने है हेनरी फोर्ड की आत्मकथा माई लाइफ एंड वर्क। और आज हम एक पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा इंसान जिसने आम आदमी के लिए गाड़ी बनाई, जिसने मजदूरों की तनख्वाह दोगुनी कर दी, लेकिन शायद वो आम आदमी को या उन मजदूरों को ज्यादा पसंद भी नहीं करता था। ये कहानी है एक जीनियस और एक कट्टरपंथी की। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम 1920s के दशक की बात कर रहे हैं। दुनिया बदल रही थी, फैक्ट्रियां लग रही थी और फोर्ड उस बदलाव के बिल्कुल सेंटर में थे। ये किताब सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये उस दौर की सोच में झांकने का एक जरिया है। ये किताब हमें बताती है कि कैसे एक आदमी ने न सिर्फ कार बनाना बल्कि काम करने का पूरा तरीका ही बदल दिया। उनके कुछ विचार आज भी मैनेजमेंट की किताबों में पढ़ाए जाते हैं और कुछ विचार बेहद परेशान करने वाले हैं। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। किताब का सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला आइडिया है कि व्यापार का मकसद मुनाफा कमाना है ही नहीं। फोर्ड का कहना था कि बिजनेस सेवा के लिए होता है। आज के जमाने में ये सुनने में किसी मार्केटिंग स्लोगन जैसा लगता है, पर क्या वो सच में ऐसा मानते थे? ये उनकी सोच का सबसे बुनियादी पत्थर था। उस जमाने में ज्यादातर उद्योगपति ये सोचते थे कि चीज कैसे भी बनाओ, ऊंचे दाम पर बेचो और बस मुनाफा कमाओ। फोर्ड ने इस सोच को पूरी तरह पलट दिया। उनका मानना था कि अगर आप जनता के लिए कुछ बना रहे हैं तो आपकी पहली जिम्मेदारी है कि वो चीज बेहतरीन क्वालिटी की हो और इतनी सस्ती हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे खरीद सके। उनका एक कोट है, मुनाफा अच्छी सेवा का नतीजा होना चाहिए, लक्ष्य नहीं। लेकिन ये तो कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है। असल में कोई कंपनी बिना मुनाफे के कैसे चल सकती है? ये तो बिजनेस का पहला नियम है। हाँ, और यहीं पर उनकी जीनियस सोच दिखती है। उन्होंने मुनाफे को नजरअंदाज नहीं किया, बस उसे देखने का नजरिया बदल दिया। उनकी रणनीति कमाल की थी। देखिए, ज्यादातर कंपनियां पहले अपनी लागत यानी कॉस्ट देखती हैं, फिर उसमें अपना मुनाफा जोड़कर कीमत तय करती हैं। फोर्ड ने इसका ठीक उल्टा किया। वो पहले एक बहुत कम कीमत तय करते थे, एक ऐसी कीमत जिस पर एक आम मजदूर भी उनकी कार खरीदने का सपना देख सके। फिर वो अपनी पूरी कंपनी, अपने इंजीनियरों, अपने मैनेजरों को उस कम कीमत पर कार बनाने के लिए मजबूर कर देते थे। अच्छा, तो मतलब कीमत ही इनोवेशन का जरिया बन गई। उन्होंने खुद को एक मुश्किल चैलेंज दिया कि हमें इतने में ही बनाकर दिखाना है। एग्जैक्टली। कीमत कम रखना उनके लिए सिर्फ ग्राहकों को लुभाने का तरीका नहीं था, वो अपनी ही फैक्ट्री में कुशलता यानी एफिशिएंसी बढ़ाने का एक हथियार था। अगर कीमत पहले से तय है तो लागत कम करने के लिए आपको हर प्रक्रिया, हर पुर्जे, हर नट बोल्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको बर्बादी खत्म करनी ही होगी। और इसी सोच ने दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक चमत्कार को जन्म दिया, असेंबली लाइन। असेंबली लाइन। ये शब्द सुनते ही फोर्ड की फैक्ट्री की तस्वीरें दिमाग में घूमने लगती हैं। पर ये सिर्फ एक कन्वेयर बेल्ट से तो कहीं ज्यादा थी, है ना? किताब में इसका जिक्र कैसे? किताब में इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। ये सिर्फ रफ्तार की बात नहीं थी, ये काम को टुकड़ों में तोड़ने का एक विज्ञान था। उन्होंने बताया है कि पहले एक कार का चैसिस बनाने में लगभग 12.5 घंटे लगते थे। 12.5 घंटे? हाँ, असेंबली लाइन आने के बाद वही काम सिर्फ 93 मिनट में होने लगा। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि चेसिस असेंबली लाइन 6 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से चलती थी। एक मजदूर सिर्फ एक काम करता था, बार बार। जो आदमी बोल्ट लगाता था वो नट नहीं कसता था, जो नट कसता था वो उसे पेंट नहीं करता था। सुनने में तो बहुत एफिशिएंट लगता है, पर एक ही बोल्ट दिन में 8 घंटे, हफ्ते में 6 दिन कसना, ये तो इंसान को मशीन बना देने जैसा है। क्या इससे कामगारों पर असर नहीं पड़ता था? कारीगर नहीं चाहिए थे जिन्हें सालों की ट्रेनिंग देनी पड़े। उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जहां कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश से आया हो, कोई भी भाषा बोलता हो, उसे कुछ ही घंटों की ट्रेनिंग देकर काम पर लगाया जा सके। हुनर अब मजदूर के हाथ से निकलकर मैनेजमेंट की प्लानिंग, टूल डिजाइन और सिस्टम में चला गया था। फैक्ट्री का दिमाग अब वर्कर नहीं बल्कि मैनेजर था। और यहीं से उनकी वो मशहूर लाइन आई होगी, ग्राहक किसी भी रंग की कार ले सकता है जब तक कि वो काली हो। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, है ना? ये इसी सिस्टम का एक नतीजा था। ये उस सिस्टम का सबसे बड़ा प्रतीक था। अलग अलग रंग का मतलब होता अलग अलग तरह का पेंट, सुखाने के लिए अलग अलग समय, अलग सप्लाई चेन और अलग प्रक्रियाएं। हाँ, ये सब बर्बादी थी। एक ही रंग काला,
क्योंकि वो सबसे जल्दी सूखता था और सबसे सस्ता था। इसका मतलब था कि असेंबली लाइन कभी नहीं रुकेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई बदलाव नहीं, बस एक ही काम एक ही तरीके से हजारों बार। ये मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन का चरम था। ठीक है, तो उन्होंने उत्पादन को सस्ता और तेज बना दिया। लेकिन यहाँ एक और बड़ा धमाका हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। $5 का दिन। 1914 में उन्होंने अपने मजदूरों की औसत तनख्वाह एक ही झटके में दोगुनी कर दी। उस जमाने के अखबारों ने लिखा कि हेनरी फोर्ड पागल हो गए हैं, लेकिन फोर्ड ने अपनी किताब में इसे लागत कम करने का सबसे बेहतरीन कदम बताया है। ये बात समझ नहीं आई, तनख्वाह बढ़ाने से लागत कम कैसे हो सकती है? ये समझने के लिए हमें उस समय की फैक्ट्रियों की हालत देखनी होगी। फोर्ड की फैक्ट्री में काम इतना उबाऊ और थका देने वाला था कि लोग टिकते ही नहीं थे। किताब में जो आंकड़े दिए गए हैं वो हैरान करने वाले हैं। अपनी फैक्ट्री में 14,000 लोगों की टीम बनाए रखने के लिए उन्हें एक साल में 53,000 लोगों को नौकरी पर रखना पड़ा था। 53,000 लोग? मतलब हर 3-4 महीने में पूरी की पूरी कंपनी बदल जाती थी? ये तो फैक्ट्री नहीं, बस एक घूमता हुआ दरवाजा था जिसमें लोग आते और जाते थे। बिल्कुल। और सोचिए, हर नए आदमी को ट्रेनिंग देने में कितना पैसा और समय बर्बाद होता होगा, उत्पादकता का कितना नुकसान होता होगा। फोर्ड ने हिसाब लगाया कि लोगों को रोकने की कोशिश करना ज्यादा सस्ता पड़ेगा। तो $5 का दिन कोई दान या चैरिटी नहीं था, ये एक बेहद होशियार व्यावसायिक फैसला था। जैसे ही तनख्वाह बढ़ी, उनकी फैक्ट्री के बाहर हजारों लोगों की लाइनें लग गईं। अब वो सबसे अच्छे और सबसे मेहनती मजदूरों को चुन सकते थे, और जो लोग एक बार अंदर आ गए वो नौकरी छोड़ने के बारे में सोचते भी नहीं थे। तो एक तरफ तो उन्होंने कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की समस्या को सुलझा लिया जी, लेकिन इसका एक और फायदा भी तो हुआ होगा। हाँ, और वो फायदा शायद पहले वाले से भी बड़ा था। फोर्ड ने एक ऐसी बात सोची जो उस समय किसी ने नहीं सोची थी। उन्होंने समझा कि बड़े पैमाने पर उत्पादन का कोई मतलब नहीं है अगर बड़े पैमाने पर खपत न हो। अगर आप लाखों कारें बना रहे हैं तो उन्हें खरीदने के लिए लाखों लोग भी तो होने चाहिए। सही बात है। तनख्वाह बढ़ाकर उन्होंने सिर्फ अपने मजदूरों को नहीं रोका, बल्कि उन्होंने अपने ही प्रोडक्ट के लिए एक नया ग्राहक वर्ग तैयार कर दिया। वाह! अब फोर्ड का मजदूर भी फोर्ड की कार खरीदने का सपना देख सकता था। वाह! मतलब वो एक ही तीर से दो शिकार कर रहे थे, अपनी फैक्ट्री की समस्या भी सुलझा रहे थे और अपने लिए बाजार भी बना रहे थे। हाँ। कमाल की सोच है। लेकिन फिर सवाल उसी काम पर आता है, पैसे तो मिल गए पर काम तो वही उबाऊ था। क्या कर्मचारी खुश थे? फोर्ड इस सवाल का जवाब अपनी किताब में बड़े सीधे तौर पर देते हैं, और उनका जवाब आज हमें थोड़ा अजीब लग सकता है। उनका मानना था कि ज्यादातर लोग, शायद 95% लोग ऐसा ही काम करना पसंद करते हैं जिसमें कोई दिमागी बोझ ना हो, कोई जिम्मेदारी ना हो। वो कहते हैं कि लोग एक तयशुदा दोहराया जाने वाला काम चाहते हैं ताकि वो काम करते हुए अपने मन में कुछ और सोच सकें। एक मिनट, पर क्या ये सच है या ये एक मैनेजर का नजरिया है जो अपने सिस्टम को सही ठहराना चाहता है? क्योंकि ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि लोग बोरिंग काम करना पसंद करते हैं। ये इंसानी फितरत को देखने का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल तरीका है, पर फोर्ड का पूरा सिस्टम इसी सोच पर टिका था। वो लिखते हैं, विशाल बहुमत वाले लोग कहीं टिके रहना चाहते हैं, वे नेतृत्व चाहते हैं। उनका मानना था कि सिर्फ 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ज्यादा जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और सोचना चाहते हैं। और उनका सिस्टम उन 5% लोगों के लिए नहीं, बल्कि बाकी 95% लोगों के लिए बना था। और इसी सोच के तहत उन्होंने शायद उन लोगों को भी काम दिया जिन्हें कोई और नहीं देता था। किताब में इसका भी जिक्र है। हाँ, और ये उनके सिस्टम का एक दिलचस्प पहलू है। उनका तर्क था कि अगर कोई काम इतना सरल है कि उसे कोई भी कर सकता है, तो उसे करने के लिए एक पूरी तरह से स्वस्थ आदमी को क्यों रखा जाए? ये बर्बादी है। उन्होंने अपनी फैक्ट्री में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए हजारों नौकरियां बनाईं। नेत्रहीन लोगों से लेकर पैर से लाचार लोगों तक हर किसी के लिए कोई ना कोई काम था। लेकिन शर्त एक ही थी, पूर्ण अनुशासन। जैसा कि वो लिखते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि लोग वही करें जो उन्हें बताया गया है। असेंबली लाइन पर आपकी अपनी रचनात्मकता या आपके अपने आइडिया के लिए कोई जगह नहीं थी। सिस्टम ही सब कुछ था। और शायद इसीलिए उन्हें विशेषज्ञों यानी एक्सपर्ट्स से भी इतनी चिढ़ थी। बिल्कुल, वो विशेषज्ञों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। उनका मानना था कि जिस पल कोई व्यक्ति खुद को किसी चीज का विशेषज्ञ मान लेता है, वो सीखना और सुधार करना बंद कर देता है। वो कहता है कि ये काम ऐसे ही होता आया है और ऐसे ही होगा। एक विशेषज्ञ आपको 100 कारण बताएगा कि कोई नया काम क्यों नहीं किया जा सकता।
फोर्ड को ऐसे लोग नहीं चाहिए थे। उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो ये पता लगाएं कि काम कैसे किया जा सकता है। उनकी एक मशहूर कहावत थी, हर काम को हमेशा पहले से बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो ये तो हुई फैक्ट्री और काम की बातें, लेकिन किताब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। फोर्ड ने समाज और व्यापार से जुड़े कई और मुद्दों पर भी अपनी राय जाहिर की है, जैसे बैंकरों और वकीलों के बारे में उनके विचार। हाँ, वो फाइनेंस और कानून की दुनिया को शक की नज़र से देखते थे। उनका मानना था कि बैंकर और वकील पैसा बनाते हैं लेकिन कुछ पैदा नहीं करते। वो उत्पादन की प्रक्रिया को नहीं समझते। वो कहते थे कि असली व्यापार चीजें बनाने और बेचने में है, न कि कागजों और कर्जों के हेरफेर में। उनके लिए ये लोग एक तरह के परजीवी थे जो उत्पादक लोगों की मेहनत पर जीते हैं। और यहीं पर किताब का एक बहुत ही मुश्किल और विवादास्पद हिस्सा आता है। किताब में फोर्ड ने यहूदी प्रश्न पर भी चर्चा की है। ये एक ऐसा विषय है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि सिर्फ ये बता रहे हैं कि स्रोत सामग्री में क्या लिखा है। अपनी किताब में फोर्ड लिखते हैं कि समाज और व्यापार में जो गिरावट आ रही है उसके पीछे एक नस्लीय स्रोत है। वो सीधे तौर पर यहूदी समुदाय का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उस नस्ल के बुद्धिमान लोगों को इस समस्या को ठीक करना चाहिए। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम केवल वही रिपोर्ट कर रहे हैं जो किताब में लिखा गया है। ये विचार हेनरी फोर्ड के हैं और ये उनकी प्रकाशित आत्मकथा का हिस्सा हैं। ये उनकी सार्वजनिक विरासत का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में जानना जरूरी है। बिल्कुल, और ये हमें उस पहेली पर वापस ले आता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। एक ही व्यक्ति एक तरफ उद्योग और तकनीक में इतना क्रांतिकारी, इतना आगे की सोचने वाला कैसे हो सकता है, और दूसरी तरफ सामाजिक मामलों में इतनी गहरी पूर्वाग्रही और नफरत भरी सोच कैसे रख सकता है। उनके औद्योगिक विचारों को उनकी इस सामाजिक सोच से अलग करके देखना नामुमकिन है, क्योंकि दोनों ही उनके सार्वभौमिक कोड का हिस्सा थे, जैसा वो इसे कहते थे। तो इन सब का मतलब क्या निकाला जाए? जब हम इस किताब को बंद करते हैं तो हमारे दिमाग में हेनरी फोर्ड की क्या तस्वीर बनती है? हमारे सामने एक बहुत ही जटिल और विरोधाभासी तस्वीर उभरती है। एक तरफ उत्पादन का एक जीनियस है जिसने कार को अमीरों के खिलौने से निकालकर आम आदमी की जरूरत बना दिया, जिसने मजदूरों की आय बढ़ाकर मिडिल क्लास को जन्म दिया। सेवा, कुशलता और बर्बादी कम करने के उसके सिद्धांत आज भी दुनिया भर के बिजनेस स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। और दूसरी तरफ हम एक कठोर सत्तावादी मैनेजर को देखते हैं जिसके सिस्टम ने इंसान को मशीन का एक पुर्जा बना दिया। और हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसने सार्वजनिक रूप से बेहद आपत्तिजनक और घृणित विचारों को बढ़ावा दिया। उनका दर्शन शानदार औद्योगिक अंतर्दृष्टि और एक बहुत ही परेशान करने वाले सामाजिक दर्शन का एक अजीब मिश्रण था। ये हमें आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हम किसी व्यक्ति के नवाचारों को, उसके अच्छे कामों को, उसके पूरे चरित्र से अलग करके देख सकते हैं? हेनरी फोर्ड ने अपनी ही किताब में तर्क दिया कि उद्योग में धार्मिकता, न्याय और मानवता जरूरी है। कोई व्यक्ति इस बयान का उनके अन्य प्रकाशित विचारों से कैसे मेल बिठा सकता है? ये सोचने वाली बात। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो हमें फॉलो करना ना भूलें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। लास्ट में प्लीज सपोर्ट कीजिए बुक वॉइस स्टूडियो को, सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।